नमस्कार। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस पेपर में बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए आज जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत हम इन विषयों को लेकर आए हैं, जिसमें समस्त अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है, समस्त अर्थशास्त्र के साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र में उसका क्या संबंध है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या संबंध है, और समस्त अर्थशास्त्र के अंदर दो प्रकार के चर होते हैं, एक स्टॉक और एक फ्लो, जिसको हिंदी में स्टॉक और प्रवाह बोलते हैं, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में समस्त अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसका उदय किस प्रकार हुआ और इस शब्द इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। क्या ये वर्तमान में इसका उदय हुआ या इसके हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो किस प्रकार की है। वैसे 1933 में 1933 में रग्नर फिश ने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म का शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में 1933 में ही चर्चा की गई थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में 1933 से पूर्व भी अर्थशास्त्र के इतिहास में चर्चा की जाती है। और सबसे पहले हम जाते हैं वणिकवादियों के बारे में। ये फ्रांस के अंदर वणिकवादी और इंग्लैंड के अंदर वणिकवादी, जर्मनी के अंदर वणिकवादी एक वर्ग था जो व्यापार में, वाणिज्य में विशेषता रखता था। उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र के नियम बनाए गए थे, उन अर्थशास्त्र के नियमों में जो है ना समस्त अर्थशास्त्र के गुण दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ देशों के अंतर्गत भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, चर हैं, आपके जो अवधारणाएं हैं, हमें देखने को मिलती हैं। उसमें मुख्यतः वणिकवादी हैं। उसके बाद प्रकृतिवादी आते हैं, जिनका अर्थशास्त्र जो मुख्यतः कृषि अर्थशास्त्र पर आधारित था। उन्होंने भी एक इकोनॉमिक टेबल, आर्थिक तालिका प्रस्तुत की थी, जिसमें पहली बार उस समय 16वीं शताब्दी के अंदर आय के चक्रीय प्रवाह का विवरण दिया गया था, आय के चक्रीय प्रवाह का व्याख्या की गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समस्त अर्थशास्त्र के बारे में केवल 20वीं शताब्दी के अंतर्गत ही चर्चा नहीं हुई थी, अपितु इसका विकास निरंतर होता रहा है। मुख्यतः इसका 16वीं 17वीं शताब्दी के अंतर्गत भी उल्लेख मिलता है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो मार्शल हैं, पीगू हैं, रॉबर्टसन हैं, हयाक हैं, हार्ट्रे हैं, जिनको हम परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में जाकर जो है ना एक मुद्रा का क्या सिद्धांत है, सामान्य कीमत क्या सिद्धांत है, इन विषयों पर भी चर्चा की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो शब्दावली है या मैक्रो शब्द है वो हमें दिखाई देता है कई जगह पर। और इस तरह से आप कह सकते हो कि ये अकेला किंज का ही क्रेडिट नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा मार्शल, पीगू, हयाक, हार्ट्रे द्वारा भी की गई थी। लेकिन अल्टीमेटली जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है आर्थिक मंदी का शिकार विश्व हुआ था, उस समय किंज जो आए और किंज ने जो है ना समस्त अर्थशास्त्र के बारे में उल्लेख किया। और समस्त शास्त्र के उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जो है महामंदी का शिकार है, और महामंदी में जो अति उत्पादन है उसके अंतर्गत अति उत्पादन के संतुलन के लिए जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो तकनीकियां हैं, जो नीतियां हैं, जो विधियां हैं, वो हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं मिलती है। इसलिए किंज पहला इकोनॉमिस्ट था जिसने 20वीं शताब्दी के अंतर्गत इस अर्थशास्त्र का उदय किया गया। और उन्होंने जो अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया गया उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929। यानी कि उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए वो सिद्धांत जो है सामान्य अवस्था के थे, विशेष अवस्था के नहीं थे, कोई स्पेसिफिक किसी अकेली एक फर्म के लिए नहीं थे, बल्कि वो सामान्य अर्थव्यवस्था के लिए थे, जिसमें
एग्रीगेट इनकम जिसको आप राष्ट्रीय आय बोलते हैं उसके बारे में बात की गई, राष्ट्रीय उत्पाद की बात की गई, राष्ट्रीय रोजगार की बात की गई। इस तरह से पहली बार ये चर्चा की जाने लगी कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय बेरोजगार की समस्याओं को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के द्वारा या उनकी नीतियों के द्वारा संतुलन में नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को सामूहिक अध्ययन की बात की गई। अब सवाल आता है कि जो हमारा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी जो नेचर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उस मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या प्रकृति होनी चाहिए, उसकी अवधारणा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मैं आपको उसका अर्थ बता देता हूँ कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समस्त अर्थशास्त्र जो है, समूह अर्थशास्त्र इसको कह देते हैं, उसका तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत हम देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। एग्रीगेट, एवरेज, औसत यानी कि पूर्ण संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है सामयिक रूप से, औसत रूप से और समस्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे चर हैं, आर्थिक जो चर हैं हमारे खास तौर पर, उसमें टोटल इनकम कुल राष्ट्रीय आय, टोटल आउटपुट कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जो आपका टोटल कंजप्शन कुल उपभोग व्यय और कुल निवेश व्यय उसमें शामिल होता है। इस थ्योरी को, इस अर्थशास्त्र को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। हिंदी के अंदर इसको हम कहेंगे कि आय एवं रोजगार का सिद्धांत अर्थशास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। न केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इन चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाते थे, इसके साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र या जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत हम मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी सहायता, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको आप व्यापार का और जो है ना भुगतान के संतुलन की समस्या कहते हैं, इस प्रकार की जो अवधारणाएं थी वो अवधारणाएं हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को वृहद रूप से बड़े आकार के रूप में देखा गया और इसके अंतर्गत हम सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, न केवल राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पाद का, कुल उपभोग व्यय का, कुल निवेश का, स्फीति का, विस्फोटकारी का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, विदेशी सहायता का, भुगतान संतुलन का, और इसके साथ साथ हम जो देश में आप भी आज वर्तमान में 2008 में, 1929-30 में, 2017-18 में अलग अलग देशों में कभी कभी आप व्यापार चक्रों के अंदर आर्थिक उतार चढ़ाव देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल, यानी कि ऊंचा वचन जो होते हैं आर्थिक व्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर जो ऊंचा वचन होते हैं जिनको चक्रीय ऊंचा वचन कह देते हैं, इसका अध्ययन जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता था। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके साथ ही जो टोटल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, यानी कि कुल मुद्रा के सिद्धांत का सिद्धांत भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता था। इस तरह से आप कह सकते हो कि हम हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समस्त अर्थशास्त्र है, उसके अंतर्गत सामूहिक रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, नंबर 2 पर कुल आय, कुल उपभोग, कुल व्यय, कुल उत्पादन, स्फीति, विस्फीति, भारतीय विदेशी व्यापार, विदेशी सहायता, भुगतान संतुलन, व्यापार चक्र और कुल मुद्रा के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो वो कहा जाता है कि ये हमारा अर्थशास्त्र समस्त अर्थशास्त्र न कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो ये इसकी प्रकृति है, इसकी नेचर है। अब इसके अंतर्गत हम उसकी क्या विषय क्षेत्र है, क्या क्या अध्ययन करते हैं, ये इसकी बात करेंगे और हमारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो 3 हेड हम लेकर आए हैं इसमें। एक होता है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि समस्त अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है उसका अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीतियाँ दूसरे नंबर पर, और तीसरा जो है हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत इकाइयों के आचरण का अध्ययन भी हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। यानी कि जो समस्त अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो 3 मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यकारिणी किस प्रकार है। नंबर 1, देश में जो आर्थिक नीतियां हैं वो उसका अध्ययन करता है उसके अंतर्गत, और जो सामान्य एक व्यक्ति का जो आचरण है, व्यवहार है,
उसके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या सहायता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में किस प्रकार का आचरण करता है, किस प्रकार की उसकी कार्य प्रणाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। साथियों, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य ये है कि किसी भी देश के अंदर एक निश्चित समय अवधि के अंदर उत्पादित अंतिम रूप से वस्तुएं, सेवाएं को हम सकल घरेलू उत्पाद या आय कहते हैं। और इसी में जब हम विदेशी आय, शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से जो अंतर पैदा होता है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है आयात से, यानी कि हमारा निर्यात ज़्यादा है आयात से, तो हमारी राष्ट्रीय आय में वो जुड़ जाता है। और अगर आयात हमारे निर्यात से ज़्यादा है तो हमारी जो घरेलू आय थी हमारी, उसमें से राष्ट्रीय आय जो निकालने के लिए वो घट जाता है, माइनस कर देते हैं। इस तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से, समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से देश में प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से और तृतीयक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि से और उससे जुड़ी हुई सहायक आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, जिसमें सहायक क्रियाओं के अंदर आपकी माइनिंग, आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन कह सकते हो आप उसको, खनन आप कह सकते हो आप, उसमें आप जो है ना छोटे जो हॉर्ट बागवानी उसके अंतर्गत आती है, पशुपालन उसके अंतर्गत आता है, मुर्गी पालन उसके अंतर्गत आता है। ये सभी की सभी हमारे कृषि के साथ साथ जुड़ी हुई अन्य सहायक आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको हम प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत लेते हैं। उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र है वो हमारा विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है उद्योग से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को लेते हैं, होटल से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को लेते हैं, वाटर वर्क जो हमारा पानी है, आपका जो अधोसंरचना है, उनसे संबंधित सभी क्रियाओं को हम द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। उसका भी समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करके बताता है कि इनका कितना योगदान है, यानी कि देश के इसमें इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से योगदान कर पाती पता लग पाता है। इसके बाद तृतीयक जो क्षेत्र आता है उसमें सेवा क्षेत्र होती हैं। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग है, बीमा है, जहाजरानी है और जो आपकी परिवहन सेवाएं हैं और होटल व्यवसाय की सेवाएं हैं, वो सारी हमारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इन तीनों क्षेत्रों से उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से जो प्राप्त आय होती है उसको हम घरेलू आय कहते हैं। और इसमें जब शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देते हैं तो हम राष्ट्रीय आय। इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र न केवल हमें संपूर्ण राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी देता है, अपितु किसी एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र के बारे में भी जानकारी देता है, जिसमें मुख्यतः प्राथमिक द्वितीयक तीन क्षेत्र हैं आपके पास, प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्र। इनके बारे में अकेले अकेले भी अलग अलग से भी पृथक से भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब दूसरा सवाल आता है हमारे पास जो इसकी इकोनॉमी को समझने के लिए, रोजगार। यानी कि जब हमारे क्षेत्रों से हमें आय प्राप्त हो रही है, क्षेत्रों में निवास किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहला प्रभाव होता है कि क्या ये क्षेत्र हमारे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो क्षेत्र हैं रोजगार को उत्पन्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या मशीनीकरण का ही प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो इनके प्रभाव को जानने के लिए भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। समष्टि अर्थशास्त्र हमें ये बतलाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना हमारा योगदान प्राप्त हुआ है रोजगार के क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में हमें कितना रोजगार मिल रहा है, और तृतीयक जो हमारा सेवा क्षेत्र है उससे हमें कितना रोजगार की सहायता प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद आता है आपका टू स्टडी अबाउट द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि ये हमारा जो सामान्य कीमत का स्तर है, सामान्य कीमत किस प्रकार का होना चाहिए। किसी एक विशेष उद्योग की कीमत के बारे में नहीं बात कर रहा, ये किसी एक विशेष जो है ना आपका फर्म के बारे में उद्योग की बात नहीं कर रहा, ना कीमत की बात नहीं कर रहा, ना ही ये हमारा आपके किसी एक विशेष क्षेत्र में होने वाली कीमतों के बारे में बताता है, बल्कि समष्टि शास्त्र में बता रहा है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर सामान्य कीमत स्तर किस प्रकार का है। आपका
उत्पादन संबंधी वस्तुओं की स्तर किस प्रकार का है, उपभोग संबंधी वस्तुओं की स्तर किस प्रकार का है, तो वो जानकारी हमें किस तरह से प्राप्त होती है, समष्टि अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। तो ये उसके विषय क्षेत्र में इकोनॉमी की कार्यकारिणी के बारे में बतलाता है। दूसरा आता है हमारी आर्थिक नीतियाँ। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक फर्म की नीतियों की जानकारी नहीं हासिल करनी पड़ती, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की नीतियों के बारे में रखना पड़ता है। एक फर्म के बारे में, एक उद्योग के बारे में रोजगार की नीतियाँ अलग हो सकती हैं, एक क्षेत्र की रोजगार की नीतियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन सामान्य बेरोजगारी की नीतियों को बनाने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित अध्ययन करना पड़ता है कि देश का बेरोजगारी का स्तर किस प्रकार का है, अलग अलग क्षेत्रों में बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न हो रही है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है लेकिन फिर भी बेरोजगारी बनी हुई है, वित्त क्षेत्र में उद्योगों का विकास हो रहा है फिर भी बेरोजगारी बनी हुई है, और इसी तरह सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है फिर भी बेरोजगारी बनी हुई है। इस प्रकार की समस्याओं का हल व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से। दूसरा हमारा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वह देश विकास के पथ पर अग्रसर है, और अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है या स्थिरता है तो हम कह सकते हैं कि इस देश की आर्थिक विकास में स्थिरता से ये ज्ञात होता है कि देश की आर्थिक नीतियाँ देश को विकास के पथ पर लेके नहीं जा रही है। अतः आवश्यकता है कि देश की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए ताकि देश के आर्थिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके। इसलिए ये आर्थिक नीतियों का जो चयन किया जाता है ये किसी एक उद्योग के द्वारा नहीं हो सकता। तो क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते थे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते थे सिर्फ एक उद्योग का, और उस उद्योग के माध्यम से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय गणना करना एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, अंग है, कंपोनेंट है। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस तरह से राष्ट्रीय आय किसी देश की विकास की प्रतीक है, उसी तरह आर्थिक वृद्धि दर, जैसे भारत में अब 7%, 8% ग्रोथ रेट बताते हैं, ये बताता है कि कृषि क्षेत्र की क्या वृद्धि दर है, ये बताता है कि आपकी उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है, ये बताता है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है। और इन तीनों को सबको मिला दे तो हम संपूर्ण देश की आर्थिक वृद्धि दर को पता कर सकते हैं। और इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र हमें ये जानकारी देता है कि पूरे देश की आर्थिक वृद्धि दर किस प्रकार की है। इसके बाद जो मॉनेटरी प्रॉब्लम है, मौद्रिक समस्याएं, किसी देश में मुद्रास्फीति हो रही है, विस्फीति हो रही है, स्टैगफ्लेशन आ सकता है, घाटे का बजट बना रहे हैं तो वो वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ये जानकारी, ये समस्याएं जो है, इस प्रकार के जो आर्थिक चरों का अध्ययन जो है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं हो पाता था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम उस विशेष उद्योग की कीमतों के बारे में ही अध्ययन कर सकते थे, लेकिन देश की आर्थिक नीतियों से अगर देश के अंदर वस्तुओं कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है तो उसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती थी। और मॉनेटरी प्रॉब्लमों की जानकारी किसका अध्ययन विषय हुआ? आपका समष्टि अर्थशास्त्र का। इसी तरह अगर हम ब्याज की दर को कम कर दें, किंज कहता है, उसके बाद भी अगर निवेश नहीं आता है, अगर हम ब्याज की दर कम कर दें उसके बाद भी हमारा विकास नहीं होता है, तो किंज का कहता है कि क्योंकि जो कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि अगर किसी भी देश के में बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम ब्याज की दर के माध्यम से संतुलन ला सकते हैं। लेकिन किंज कहता है ब्याज की दर एक पर्याप्त जो है चर नहीं है, उसके अलावा दूसरे चरों की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी हम ब्याज की दर को शून्य पर भी कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी निवेश आता नहीं है, निवेश देश में प्रवाह नहीं हो पाता है। उसके पीछे उन्होंने कहा कि ये समस्या है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी सीमांत उत्पादकता की। और
ऐसी स्थिति में हमारे जो मॉनेटरी टूल्स हैं, हमारे जो मौद्रिक तत्व हैं, वो सफल कारक नहीं है इस प्रकार की समस्याओं का हल करने के लिए। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें राजकोषीय नीति का। और राजकोषीय नीति के बारे में आपको हम यह जानकारी दे दें कि यह इस प्रकार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं होने के कारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किंज ने कहा कि देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की महती भूमिका है। सरकार की महती भूमिका तात्पर्य है राजकोषीय नीति की भूमिका है। सरकार देश के अंतर्गत डैम बनाए, सरकार ब्रिज बनाए, सरकार रोड बनाए, सरकार जो है ना यूनिवर्सिटीज़ खोले, हॉस्पिटल्स खोले। तो वो मॉनेटरी प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी फिस्कल प्रॉब्लम का भी अध्ययन करता है। तो वित्तीय समस्याओं के साथ साथ हमारी राजकोषीय समस्याओं का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब ये होता है कि एक नियमित अंतराल के बाद प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में किन्हीं किन्हीं चरों के अंतर्गत उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी आपको मंदी का सामना करना पड़ता है, कभी तेज़ी का सामना करना पड़ता है। तो मंदी के अंतर्गत हम किस प्रकार की नीतियों को अपनाएं? दूसरा सवाल आता है कि तेज़ी के अंदर है तो हम किस प्रकार कितना और अधिक निवेश करें? ये सारी चीज़ें जो है, तेज़ी है, मंदी है, उतार है, चढ़ाव है, ये सारे के सारे चरों के बारे में अध्ययन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होता था। इसलिए आर्थिक नीतियाँ बनाते समय हमें इन व्यापार चक्रों के अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती थी। और अगर हम इन व्यापार चक्रों का अध्ययन हम सही से नहीं कर पाते हैं तो हम देश की आर्थिक नीतियों का सही से निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्यापार चक्रों का अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद ये सवाल आता था कि ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं, वो भी हमारी समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रभावित होती है। अब ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का जो मांग का प्रभाव है वो भी पूरे देश की मांग के प्रभाव से प्रभावित होता है। अगर पूरे देश में वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है और व्यक्ति भी अपनी मांग में वृद्धि करता है। इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र जो है हमें एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ इंडिविजुअल व्यक्तिगत मांग के विकास के बारे में भी बताता है। दूसरा सवाल ये आता है कि हम पूरे देश के अंदर अगर औसत लागत बढ़ रही है तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्तिगत फर्म में, व्यक्तिगत उद्योग में भी लागत बढ़ सकती है। आप ये कह सकते हो कि व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत उद्योग में लागत का विश्लेषण भी हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि समष्टि कारकों के तत्वों का के द्वारा भी हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें कमी क्या हुई? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसकी संरचना में भ्रांतियाँ हैं। ये सही नहीं है कि केवल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक निवेश, सामूहिक उपभोग के माध्यम से हम सभी चीज़ों का हल ढूंढ सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि हम व्यक्ति को किस चीज़ों से संतुष्टि प्राप्त होती है, व्यक्ति को किस चीज़ों से लाभ प्राप्त होता है, इसका अध्ययन के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपितु अकेले मानव का व्यवहार अध्ययन करने के लिए और अकेली एक फर्म का अध्ययन करने के लिए और अकेले एक उद्योग का अध्ययन करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बजाय व्यष्टि अर्थशास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, एग्रीगेट एज होमोजीनियस का मतलब होता है समान प्रवृत्ति की। हम सभी चीज़ों को औसत रूप में अध्ययन करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आय है, चाहे आपकी जो है राष्ट्रीय आय के साथ साथ राष्ट्रीय उपभोग है, चाहे राष्ट्रीय उत्पाद है, चाहे राष्ट्रीय व्यय है, उन सबको हमने समान रूप से मान लिया और उसके आधार पर हम परिणाम निकालते हैं, जिससे हमें कभी कभी गलत परिणाम मिलने की भी संभावना बनी रहती है। दूसरा, एग्रीगेट वेरिएबल जो है, सामूहिक चर हैं, वो
हमेशा सही नहीं हो सकते। उनके द्वारा अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में गणना करेंगे तो हमें कई बार सही अनुमान प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरी इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो तत्व हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो नीतियाँ हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट हैं, उससे जो ना हम इंडिविजुअल की जानकारी नहीं ज्ञात कर सकते। सब कभी हमें भ्रमपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा स्टैटिस्टिकल एंड कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़, हम जो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय व्यय, इनके जो आकलन करते हैं उसके लिए बहुत सारे आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है और आंकड़ों का संग्रह करना अपने आप में कठिन कार्य होता है और इसके आधार पर हम भविष्य के बारे में नीतियों को बनाते समय कभी कभी गलत निर्णय ले सकते हैं क्योंकि ये आंकड़ों पर आधारित रहती है। अब इसके बाद आता है आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। दोनों के अंतर्गत मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करके लाए हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी में दोनों को बोलते हैं और इसमें हिंदी में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को समिष्टर शास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि शास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समिष्टर शास्त्र। तो माइक्रो मीन सूक्ष्म, छोटा, और तो ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में माइक्रोज MIKROS का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म मतलब व्यक्ति से, व्यक्ति का अध्ययन करें तो छोटा हो जाता है, एक फर्म का अध्ययन करें तो छोटा हो जाता है। तो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अध्ययन के लिए पर्याप्त अर्थशास्त्र है। और मैक्रो भी ग्रीक वर्ड ही है, लेकिन मैक्रो का मतलब होता है सामूहिक, समूह, यानी कि जिसके अंतर्गत संपूर्ण औसत का अध्ययन करते हो। तो आप कह सकते हो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन किया जाता है और समिष्ट अर्थशास्त्र में, सामूहिक अर्थव्यवस्था शास्त्र में जो है आपका सामूहिक अध्ययन किया जाता है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे आपका दूसरी चीज़ें हो। इसके बाद जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मांग तत्व है उसमें हम उपभोक्ता की, व्यक्ति की उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, अधिकतम संतुष्टि का अध्ययन करते हैं कि उपभोक्ता ने सेब खाया तो उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई कि नहीं हुई, पानी पिया तो उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई या नहीं हुई। क्योंकि व्यक्ति के अधिकतम संतुष्टि का ज्ञान विश्लेषण हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। और इसी तरह जो अगर उद्योग क्षेत्र में जाएं तो वहाँ किसकी अधिकतम चीज़ बात की जाएगी, वहाँ अधिकतम उपभोग की बात नहीं करते हैं, वहाँ न्यूनतम लागत की बात करते हैं। हम किस तरह से न्यूनतम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। तो ये एक फर्म के बारे में अगर बात होगी तो किसके द्वारा की जा सकती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बाद डील करेगा, किसके बारे में संबंध बात करता है, राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय कीमत के बारे में, समूह के बारे में बात करता है। वो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के बारे में, स्थिरता के बारे में बात करता है। और इसी तरह रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम जो है व्यक्ति के व्यवहार का तार्किक अध्ययन करते हैं, लॉजिकल अध्ययन करते हैं कि हमारा व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है, वो जो है ना होशियार है, अपने काम के बारे में जानता है, उसे बाज़ार की कीमतों के बारे में, बाज़ार की लागत के बारे में सब ज्ञान है। लेकिन समिष्ट अर्थशास्त्र में व्यक्ति विशेष का अध्ययन नहीं होता बल्कि सामान्य अध्ययन होता है। इसलिए जनरल बिहेवियर कि सभी लोगों पर वो सही बैठता है नहीं बैठता ही नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दूसरा है ये आंशिक संतुलन पर बात करता है। कौन? सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात, आंशिक पूर्ण संतुलन की बात नहीं करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के संपूर्ण संतुलन की बात करता है। इट इज़ स्टैटिक एनालिसिस का मतलब होता है इसमें समय तत्व का अभाव है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कार्य किया जा रहा है उसमें समय तत्व को छोड़ दिया गया है, समय को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसको स्टैटिक बोल देते हैं। और ये आपका डायनेमिक एनालिसिस है, यानी कि हमारा गत्यात्मक विश्लेषण है, यानी कि समय तत्व को शामिल किया गया है। अब इसके बाद आता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका दूसरा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, उनमें क्या संबंध होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो तत्व हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो नीतियाँ हैं, माइक्रो के टूल्स हैं, उनके आधार पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का तात्पर्य अगर राष्ट्रीय आय तो किसकी राष्ट्रीय आय? व्यक्तियों के द्वारा अर्जित की गई कुल आय के योग को ही राष्ट्रीय आय में कहा जाता है। इसी तरह कुल उपभोग व्यय क्या है? व्यक्तियों के द्वारा किया गया, किसी देश के व्यक्तियों के द्वारा किया गया कुल उपभोग व्यय ही उस देश का राष्ट्रीय उपभोग है। इसी तरह कुल एक व्यक्ति की जो है ना मजदूरी दर है, अगर सभी व्यक्तियों की मजदूरी की दर को जोड़ दिया जाए तो हम राष्ट्रीय मजदूरी को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सामूहिक तत्व हैं वो प्रभाव आपका जो निर्भर करते हैं किसके ऊपर? आपके सूक्ष्म तत्वों के ऊपर, सूक्ष्म नीतियों के ऊपर। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डिपेंड करेगी किस पर? आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। नेशनल इनकम की बात करें तो हमने बताया सब। इसी तरह अगर हम टोटल सेविंग की बात करें, निवेश की बात करें, उपभोग की बात करें, ये किसके रिजल्ट हैं? आपके व्यक्ति विशेष के रिजल्ट। इस तरह आप कह सकते हो कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों की बड़ी आवश्यकता है। अब इसके बाद आपके जो नए सिलेबस में है, नई तीसरी जो इसी इकाई के अंतर्गत, उसमें मैक्रो वेरिएबल की बात होती है, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समष्टि चर। इसके सहायता से, समष्टि चरों की सहायता से हम बात कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र के आर्थिक मॉडलों की क्या व्याख्या की जा सकती है। दो प्रकार के चर होते हैं, एक स्टोक चर बोलते हैं, एक प्रवाह चर बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। अब स्टोक चर क्या है? स्टोक चर होता है एक दिए गए समय बिंदु पर एक वस्तु की संचय की गई मात्रा को स्टोक चर कहते हैं। समय बिंदु की बात है। समय बिंदु का तात्पर्य मतलब आज तारीख 16 मार्च 2019 है, आपके खाते में जमा पैसा स्टॉक कहलाता है। और जनवरी से लेके आज 16 मार्च तक आपके खाते में जमा पैसा प्रवाह कहलाता है। यानी कि एक समय आज की तिथि 16 तारीख है, उस पर देश का उत्पादन की जानकारी लेना, उस पर देश के जो है रोजगार की जानकारी लेना, उस पर देश के उपभोग की जानकारी लेना, उस पर देश के निवेश की जानकारी लेना, ये आपका स्टॉक हो सकता है। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों की बारी जो है ना हम उसमें बात करेंगे, अवधि के बारे में बात करेंगे, उसको क्या कह देते हैं? प्रवाह चर। किसी समय अवधि में एक वस्तु की मात्रा के प्रवाह को प्रवाह चर कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक, यानी कि पूरा 12 महीने की अवधि हुई, इसको कहते हैं समय अवधि। इस अवधि में आपका जो बचत होगी वो स्टॉक नहीं कहलाता है, वो आपका प्रवाह कहलाता है। तो आपका जो निवेश होगा वो आपका स्टॉक नहीं कहलाता है, वो प्रवाह कहलाता है। इस तरह से आप ये कह सकते हो कि जो है ना आपका स्टॉक समय बिंदु की बात करता है और प्रवाह जो है आपका अवधि की बात करता है। इन दोनों के समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यही हमें अर्थशास्त्र के मॉडलों को समझाते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है आय का चक्रीय प्रवाह का। सिलेबस में जो है आय का चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं और आय के चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं? तो सबसे पहला यह है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं। घरेलू क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, विदेशी क्षेत्र है, पूंजी बाजार है। और प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है, सेवा का सृजन होता है और उस सेवा के सृजन करने के लिए आय का सृजन होता है, उत्पादन होता है, व्यय होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू से व्यवसाय क्षेत्र की तरफ, व्यवसाय से घरेलू क्षेत्र की तरफ आय और व्यय का जो प्रवाह होता है उसको हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं और इन क्षेत्रों के मध्य में आय और व्यय का प्रवाह होता है, उसको कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब आय के प्रवाह के
जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसके कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। इसके लिए हम 4 प्रकार के क्षेत्रों की बात करेंगे। एक हमारे पास घरेलू क्षेत्र है, और दूसरा हमारे पास व्यवसाय क्षेत्र है, तीसरा हमारे पास पूंजी बाजार है, चौथा हमारे पास सरकारी क्षेत्र है, और पांचवा हमारे पास विदेशी क्षेत्र है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये 5 मुख्य क्षेत्र होते हैं। एक आपके पास हाउस होल्ड, एक आपके पास बिजनेस सेक्टर, एक आपके पास कैपिटल मार्केट, एक आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर, एक आपके पास जो है ना फॉरेन सेक्टर। हिंदी में घरेलू, व्यवसाय, पूंजी बाजार और सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। इनके बीच में आय और व्यय का जो प्रभाव होता है उसको हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब सबसे पहले हम 2 क्षेत्र लेते हैं, ये हम डायग्राम भी इसमें लेकर आए हैं। पहला क्षेत्र जो है ना आपका एक घरेलू क्षेत्र है, और दूसरा क्षेत्र आपका व्यवसाय क्षेत्र। ये एक तरह की बंद अर्थव्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी। हिंदी में बोल देते हैं बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। घरेलू क्षेत्र का काम क्या है? घरेलू क्षेत्र के पास विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं। घरेलू क्षेत्र के पास भूमि होती है, श्रमिक होते हैं, कच्चा माल होता है, उद्यमी होता है, और ये अपनी सेवाएं किसको बेच देते हैं? व्यवसायिक क्षेत्र को, बिजनेस सेक्टर को। एक उद्यमी होता है, अगर आपको एक फर्म लगानी, एक इंडस्ट्री लगानी, तो आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। और उस भूमि को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? घरेलू क्षेत्र से। तो और इसी तरह हमें उस भूमि पर हमने इंडस्ट्री की स्थापना कर दी, और इंडस्ट्री में उत्पादन करने के लिए मशीनों के साथ साथ हम मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, और मशीनों को क्रय करने के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। और पूंजी हम बैंक से भी उधार ले सकते हैं, घरेलू क्षेत्र से भी उधार ले सकते हैं। तो वो एक दूसरा क्षेत्र आपके पास साधन आ गया है। तीसरा, वस्तु के उत्पादन के लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? घरेलू क्षेत्र के पास। इस तरह से इसको हमने कहा कि हमने तीर के निशान के माध्यम से दिखा भी रखा है, साधन बाजार। यानी कि घरेलू क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र को साधनों की उपलब्धता कराता है, जिसमें मुख्यतः भूमि, पूंजी, श्रम, इनकी उपलब्धता कराता है। और इन भूमि, पूंजी, श्रम की सहायता से व्यावसायिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, बिजनेस सेक्टर वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और उसको कह देते हैं आप गुड्स मार्केट, वस्तु बाजार। यानी कि वस्तुओं के उत्पादन का कार्य किसका है? व्यवसाय क्षेत्र का। और वह वस्तु उत्पादित करके किसको उपलब्ध कराता है? घरेलू क्षेत्र को। अब सवाल आता है, घरेलू क्षेत्र के पास आय कहाँ से प्राप्त हुई? जब घरेलू क्षेत्र अपनी सेवाएं किसको दे रहा है? व्यवसाय क्षेत्र को। कौन सी सेवाएं दी? सबसे पहले उसने भूमि की सेवाएं दी, तो भूमि के बदले में उसको लगान मिलेगा, रेंट मिलेगा। दूसरी उसने सेवाएं दी, श्रम की दी, यानी कि लेबर की सप्लाई उसने दी, तो श्रमिकों की सप्लाई के बदले में श्रमिक अपनी सेवाएं देते हैं, उनको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलती है। और अगर पूंजी उसने दी है तो पूंजी के बदले में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इस तरह से घरेलू क्षेत्र अपने साधनों की सेवाएं व्यावसायिक क्षेत्र को देता है। व्यावसायिक क्षेत्र उन साधनों की सेवाओं की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करता है, और इन वस्तुओं के उत्पादनों की बिक्री करके जो व्यवसाय क्षेत्र को आय प्राप्त होती है, उसका भुगतान वह घरेलू क्षेत्र को उसका करता है उनकी सेवाओं के बदले में। और घरेलू क्षेत्र उस आय से व्यवसाय क्षेत्र से वस्तुओं का खरीदता है। इसलिए दोनों क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र में और व्यवसाय क्षेत्र में, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। और ये मान्यता है कि बंद अर्थव्यवस्था के अंदर, परंपरागत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है, हम किसी भी प्रकार का आधिक्य नहीं रखते, किसी प्रकार का सरप्लस नहीं रखते हैं। अब ये तो बहुत ही, इसके साथ साथ जो है ना, तीसरी एक चीज़ और आती है, पूंजी बाजार। यानी कि पूंजी बाजार के बगैर हम, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि धन कहाँ से आएगा,
वित्त कहाँ से आएगा, मनी कहाँ से आएगी, फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से होगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या ज़रूरत पड़ती है, पूंजी बाज़ार। यानी कि पूंजी बाज़ार वह स्थान है जिससे हम ब्याज के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से हम वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भारत के अंदर देखोगे कि आपका स्टॉक मार्केट, आपका शेयर मार्केट, आपका बैंकिंग क्षेत्र, आपका बीमा क्षेत्र, ये सारे के सारे आपकी नॉन बैंकिंग कंपनीज, गैर वित्तीय कंपनियां जो हैं, वो गैर बैंकिंग जो कंपनियां हैं, उन सब को मिलाकर क्या बनता है, वो पूंजी बाज़ार मिलता है। यानी कि आपका जो भारत में स्टॉक मार्केट है बॉम्बे के अंदर, शेयर मार्केट है बॉम्बे के अंदर, आपके जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो सारी की सारी क्या करती हैं, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि पूंजी बाज़ार है, जिससे हम वहाँ से हम वित्त ले सकते हैं, धन ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, एडवांसेज ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि उस पूंजी बाज़ार में फ़ंड कहाँ से आता है। पूंजी बाज़ार में फ़ंड कहाँ से आएगा, सबसे पहला घरेलू क्षेत्र से आता है। हमने तीर के माध्यम दिखा रखा बचत। घरेलू क्षेत्र अपनी आय में से उपभोग का व्यय करने के पश्चात जो राशि शेष रह जाती है, यानी कि वह जो राशि शेष रह जाती है, उस शेष राशि को कहाँ पर जमा करेगा, वो पूंजी बाज़ार में, बैंकों में जमा करता है। तो यानी कि घरेलू क्षेत्र की बचत कहाँ जा रही है, पूंजी बाज़ार में जा रही है। इसी तरह व्यावसायिक क्षेत्र भी अपना उपभोग करने के पश्चात, अपनी लागत निकालने के पश्चात जो राशि बच जाती है, उस राशि को, शेष राशि को कहाँ पर बचत करते हैं, पूंजी बाज़ार में। इस तरह से पूंजी बाज़ार के बैंकों में घरेलू क्षेत्र से भी और व्यावसायिक क्षेत्र से भी दोनों तरफ से बचत के माध्यम से पूंजी प्राप्त होती है। और इस पूंजी बाज़ार करता क्या है, ये सवाल आता है, क्योंकि बैंक अपने पास सारा पैसा तो रखेगा नहीं। इस पूंजी बाज़ार में से पूंजी बाज़ार वालों का कार्य यह है कि वह अपनी इस पूंजी को ब्याज दरों के माध्यम से व्यवसाय क्षेत्र को दे, ताकि व्यवसायिक क्षेत्र उस राशि का अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश करे, और निवेश करने के पश्चात वो वहाँ पर क्या उत्पन्न करेंगे, रोजगार उत्पन्न होगा, आय का उत्पन्न होगा, उत्पादन होगा। इस तरह से घरेलू क्षेत्र पूंजी बाज़ार के माध्यम से बचत उपलब्ध कराता है। इस बचत का उपयोग व्यवसायिक क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय रोजगार, इन सब चीज़ों में करते हैं। तो इस तरह से हमने अब इसको 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बना दिया था, घरेलू क्षेत्र, पूंजी क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। अब तीसरा इसके बाद जो है ना, सरकारी क्षेत्र भी आता है। सरकार की भी अपनी एक बड़ी भूमिका होती है। तो सरकार का आय के चक्रीय प्रभाव में क्या युक्त होता है, अभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमने विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं किया है, इसलिए सरकारी क्षेत्र को भी शामिल करने के पश्चात भी इस संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं। अब सरकार का क्या काम होता है, सरकार सबसे पहले कर लगाती है। किस पर कर लगाएगी, घरेलू क्षेत्र पर भी लगाती है और व्यवसायिक क्षेत्र पर भी कर लगाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर, आयकर है, आपका अप्रत्यक्ष कर जो आपकी सीमा शुल्क लगा सकते हैं, आपके उत्पाद जो शुल्क लगते हैं, सब के सब जो आपके ड्यूटी जितनी प्रकार की स्टैम्प ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, वो सारी की सारी ड्यूटीज़ सरकार को लगाती है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेज के रूप में, अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से। और इस तरह से आप कह सकते हो कि सरकार घरेलू क्षेत्र पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से कर लगाती है, और ये कर सरकार के लिए आय का एक मुख्य सोर्स होता है, मुख्य रिसोर्सेज होता है, मुख्य स्रोत होता है। तो आप कह सकते हो इस तरह से घरेलू क्षेत्र पर और व्यावसायिक क्षेत्र पर सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उन करों से सरकार को आय प्राप्त होती है। अब सरकार को जो आय प्राप्त होती है, सरकार के कुछ अपने व्यय भी होते होंगे, सरकार का अपना प्रशासन होता है, सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों को पूर्ति करने के लिए व्यय करती है। सरकार जो है सुरक्षा मुहैया कराती है तो पुलिस स्टेशन होते हैं, सरकार शिक्षा देती है तो सरकार के स्कूल्स होते हैं, सरकार जो ना स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है तो सरकार के हॉस्पिटल्स होते हैं। तो सरकार विभिन्न प्रकार के व्यय भी करती है, और वो सारे के सारे व्यय किसके पास जाते हैं, घरेलू क्षेत्र के पास,
और जो है ना व्यवसाय क्षेत्र के पास जाते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा न केवल आय का सृजन किया जाता है बल्कि जो है ना सरकार के द्वारा व्यय भी किया जाता है। इसके अलावा सरकार जो है क्या कार्य करती है, सरकार करती है आपको कई प्रकार के अनुदान देती है। बेरोजगारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है, ओल्ड एज पेंशन है, ये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के भी जो इनको बोलते हैं अंतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये घरेलू क्षेत्र को दिए जाते हैं। इस तरह से सरकार से आपको जो है ना व्यय के रूप में राशि प्राप्त होती है, अंतरण क्षेत्र के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा सरकार जो है इसके अलावा जो है आपको बचत करती है और इस तरह से पूंजी बाजार में पहुंचता है। अब इसमें लास्ट में जो हमारा विदेशी क्षेत्र का जो आता है, विदेशी क्षेत्र क्या कार्य करता है। विदेशी क्षेत्र जो है ना इसमें आयात करते हैं हम घरेलू क्षेत्र से, व्यवसायिक क्षेत्र से भी आयात करते हैं और जो है ना विदेशी क्षेत्र हमारा आपको विदेशी आय उपलब्ध कराता है। इस तरह से विदेशी क्षेत्र के माध्यम से हम आयात निर्यात करके घरेलू क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को और व्यवसायिक क्षेत्र को आपस में आय का और व्यय का चक्रीय प्रवाह करते हैं। इस तरह से आय के चक्रीय प्रवाह में घरेलू क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, पूंजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र की महती भूमिका होती है। अब इसका क्या महत्व है, इस चक्रीय प्रवाह का महत्व होता है अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझा जा सकता है। आय के चक्रीय प्रवाह से हमें जानकारी मिलती है किस क्षेत्र से हमें आय प्राप्त हो रही है, किस क्षेत्र से नहीं प्राप्त हो रही है, और इस तरह से जो है ना जो विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन रहता है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को यही ख़त्म करते हैं। इसमें आपके विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन और उत्तरकालीन क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।